हेलो स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 cm apart in air? So what is given here? We have two spheres. This is sphere A and sphere B. Suppose these are A and B, and they are separated by a distance 30 cm. We have to find out the force between them. Suppose charges on spheres are q1 and q2. So q1, what is the q1? 2 × 10⁻⁷ coulomb. And what is q2? 3 × 10⁻⁷ coulomb. And what is the distance between them? 30 cm. So q1 is given 2 × 10⁻⁷ coulomb, and q2 is 3 × 10⁻⁷ coulomb, and r is given 30 cm. So we can write it into meters. So 30 × 10⁻⁻2 meter, or we can write it 30 because means 3 × 10⁻⁻1 meter. So what is the force between them? According to Coulomb's law, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. So what is the value of 1/4 pi epsilon naught? It is 9 × 10⁻9. And q1 is, यहाँ पर देखिए लिखा है -7, and q2 is 3 × 10⁻⁻7. इसको डिवाइड करेंगे r, it is 3 × 10⁻⁻1 square. So now we will simplify it. After simplifying it, we will get the 3 square 9 will cancel this 9, 10⁻², so 2 × 3 × 6. We will adjust the power, so we will get 6 × 10⁻³ Newton. So this is the force between the charges. Now let's see second question. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb, which is negative, and it is 0.2 Newton. So what is the distance between the spheres, and what is the force on the second sphere due to the first, and second due to the first? So we have to find. So basically there are two spheres, दो स्फीयर है हमारे पास में, तो हम उनको मान लेते हैं suppose they are A and B. They are separated by some distance. We have to find out this distance. मान लीजिए A पर चार्ज है QA और B पर कितना है QB. तो हमें फाइंड करना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है. So QA is 0.4 microcoulomb. So we can write it into coulomb 10⁻⁻6 coulomb, and QB is 0.8 microcoulomb. So minus 0.8 × 10⁻⁻6 coulomb. So to find R, what is the formula? Coulomb's law यहाँ पर यूज करेंगे 1/4 pi epsilon naught QA QB divided by R square. अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर सॉल्व कीजिए. F की वैल्यू कितनी है 0.2,
सो 0.2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 1/4 कितना है 9 इंटू 10⁻9 QA इंटू QB। अब देखिए QA कितना है, QA दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको हम यहाँ पर कूलम में लिख लिया। इंटू QB कितना है, QB नेगेटिव है, लेकिन जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो साइन को नहीं लेते हैं, तो 0.8 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई R²। तो देखिए R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻9 0.4 इंटू 0.8 और 10 की पावर मैंने ये कलेक्ट कर ली है -6 और -6 -12 डिवाइडेड बाई 0.2। 0.2 0.4 2 बार चला जाएगा, 9 इंटू 2 कितना हुआ 18 और 18 इंटू 0.8 14.4। पावर कलेक्ट कीजिए, -12 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो 10⁻³ तो R² कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको 144 इंटू 10⁻⁻4 भी लिख सकूँ। देखिए मैंने डेसिमल को राइट हैंड साइड में लिया है, और जब डेसिमल को राइट में हम लेकर जाते हैं तो जो 10 की पावर्स होती हैं वो लेस हो जाती हैं, तो हमने 1 प्लेस शिफ्ट किया है, तो -4 से -3 से -4 हो गई। अब R हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो क्वांटिटी है इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 144 इंटू 10⁻⁻4, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो 10 की पावर -4 का स्क्वायर रूट 10⁻²। तो ये कितना जाएगा, इसको हम 0.12 भी लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.12 मीटर। तो ये हुआ डिस्टेंस। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स अब देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन, तो एक स्फीयर दूसरे पर अगर 0.2 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा तो सेकंड भी फर्स्ट पर उतना ही एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इसका बी पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा सेम, फोर्स इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। चेक दैट द रेशो ke² डिवाइडेड बाई जी ME MP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? हमारे पास एक रेशो है, रेशो क्या दिया है ke² डिवाइडेड बाई कैपिटल G ME MP। तो देखिए यहाँ पर k क्या है e², तो ये सब देख लेते हैं पहले। यहाँ पर ME का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर E का मतलब है यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज E होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज E होता है, बस केवल साइन का डिफरेंस रहता है, वैल्यू सेम रहती है। कैपिटल G हमने पढ़ा है क्लास 11th में। कैपिटल G क्या होता है यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसके बाद बचा है यहाँ पर K।
तो देखिए जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो हमने के क्या लिया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई S। तो ये के वही है जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये बताना है कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये डायमेंशनलेस है, मीन्स इसी को डायमेंशन नहीं। तो अगर हम पहले यूनिट निकाल लें और यहाँ पर कोई भी यूनिट हमें नहीं मिलती है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कोई रेशो है, अगर उसकी कोई यूनिट नहीं है तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जैसे साइन थीटा है, एक रेशो है तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि वहाँ पर यूनिट नहीं होती। क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वो लेंथ होती है, हाइपोटेनस भी लेंथ होता है, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस रेशो की यूनिट निकालनी कि यूनिट क्या आएगी। तो चलिए यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ दिस रेशो। तो देखिए सबसे पहले आता है स्मॉल के। तो स्मॉल के की यूनिट क्या होती है, स्मॉल के 1/4 हम लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या आई थी हमने, तो यहाँ से देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर लिखा है। ई क्या है, चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और यहाँ पर ई स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद लिखा है देखिए एम ई एंड एम पी। एम ई क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का, और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, के जी। और एम पी भी मास है प्रोटॉन का, उसकी भी ऐसा यूनिट होती है के जी। तो यहाँ से देख सकते हैं न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम को स्क्वायर है, कूलम -2 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। किलोग्राम की पावर -2 है, यहाँ पर किलोग्राम की पावर 2 है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में कोई भी यूनिट नहीं आएगी, सब कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस रेशो इज डायमेंशनलेस। तो ये पार्ट प्रूफ हो गया, बस हमें ऐसा यूनिट लिखनी है सबकी। अब इसमें एक चीज़ और पूछिए कि look up a table of physical constants and determine the value of this ratio। इस रेशो की वैल्यू भी बताइए और ये रेशो क्या सिग्निफाई करता है। मतलब जितना भी हमने ये फॉर्मूला लिखा है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास में रेशो क्या है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी। तो के की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल्स में हम के की वैल्यू क्या रखते हैं, के की वैल्यू हम रखते हैं 9 × 10⁻⁹। ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर भी सेम रहता है, डिवाइडेड बाई कैपिटल जी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, कैपिटल जी होता है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66 10⁻27 kg। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है नियर अबाउट 2.3 × 10⁻39। तो ये रेशो हो जाता है। अब ये रेशो क्या सिग्निफाई करता है, देखिए अगर आप इस रेशो को ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज नथिंग, दिस इज द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो देखिए अभी इसको समझते हैं कि ये रेशो कहाँ से है। मान लीजिए एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का मास है me, me इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास mp है, और दोनों पर चार्ज क्या रहेगा, E के बराबर रहता है, सेम रहता है। और सपोज दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो हम दोनों के बीच में क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए मैं उसको F ही मान लेता हूँ, तो ये होगा K, जो 1/4πε0 होता है, उसे मैंने K लिख लिया है, K इंटू Q1 Q2। Q1 कितना है, E, और Q2 कितना है, ये भी E है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, KE² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर मान लो मैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ Fg, जो हमने पढ़ा है क्लास 11th में भी और 9th में, फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पर K की जगह कैपिटल G होता है, G m1 m2। m1 कितना है, me है, और m2 कितना है, mp, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों फोर्स को डिवाइडेड करते हैं, मीन्स Fe डिवाइडेड बाय Fg, तो देखिए आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा रेशो आकर के, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा KE² डिवाइडेड बाय G me इंटू mp। तो यही रेशो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये रेशो क्या है एक्चुअली में, ये रेशो है रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये रेशो क्या सिग्निफाई करता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि ये रेशो क्या शो करता है। तो हमने देखा ये जो रेशो है ये डायमेंशन लेस है, और इस रेशो की वैल्यू लगभग आती है 2.3 इंटू 10⁻39, एंड इट इज़ अ रेशो ऑफ Fe एंड Fg। मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, Fe डिवाइडेड बाई Fg इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻39। तो यहाँ से Fe इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻39 Fg। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। तो ये हमने 3 क्वेश्चंस देखे, नेक्स्ट टाइम और हम और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।